हाँ, बायोलॉजिकल सिस्टम में, ठीक है, आप ये पाएंगे कि प्रोटीन के अंदर, ठीक है, प्रोटीन इज ए पॉलीमर ऑफ किसका, अमाइनो एसिड्स का। तो अमाइनो एसिड जो है आपका, ओके, और एक कंसेप्ट और है, हम पॉलीमर बोलते हैं, तो प्रोटीन को पॉलीमर बोलना उतना सही नहीं है। पॉलीमर क्योंकि उसको कहा जाता है, प्रोटीन को मैक्रोमोलिक्यूल कर सकते हैं, पॉलीमर बोलना ज्यादा सही नहीं है। पॉलीमर डीएनए आरएनए को कर सकते हैं आप। पॉलीमर उसको कहा जाता है जिसका मोनोमर्स हो, ओके, और वो मोनोमर सब रिपीट 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 मोनोमर्स हो तो वो पॉलीमर हो गया। ठीक है, प्रोटीन चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, उसमें और डिटेल में पढ़ेंगे उसको। तो बाय रूल मतलब बायोलॉजिकल सिस्टम में आपको अमाइनो एसिड सब मिलेगा एल कॉन्फ़िगरेशन का, और सुगर्स जो है मिलेंगे डी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डी अलानिन नहीं होता है, लेकिन प्रोटीन में जो आपका प्रोटीन है, फंक्शनल प्रोटीन, उस सब में जितने अमाइनो एसिड हैं एल कॉन्फ़िगरेशन वाले, और शुगर में डी कॉन्फ़िगरेशन, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, हेक्सोज, ये सब। ओके, अब आइए आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा आपको इसके ये पोर्शन जो है आगे हम लोग कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, तो उस समय और डिटेल में है, यानी डी और एल का ओरिएंटेशन। लेकिन उससे भी ज्यादा अप्रोप्रिएट है केमिस्ट्री वाले, जब जो प्योर केमिस्ट्री वाले जो होते हैं वो इस चीज को ज्यादा यूज करते हैं, आर और एस नोमेनक्लेचर ज्यादा अप्रोप्रिएट। बट फॉर द सिंप्लिसिटी बायोकेमिस्ट्री में हम लोग डी और एल कन्वेंशन को लेके चलेंगे। तो क्या है दोनों के बीच में डिफरेंस, देखिए एक ही बात है लेकिन नाम देने का तरीका अलग अलग है। गिवन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री इन रिएक्शंस बिटवीन बायोमोलिक्यूल्स, देखिए ये उन्होंने बना दिया, एक साइंटिस्ट लोग मिलके एक फॉर्मूला, सब लोग इसी आधार पर चलेंगे, नोमेनक्लेचर का आधार है। देखिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दिया गया OCH3 फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद OH। अब आगे देखेंगे इसका प्रायोरिटी का क्या मतलब है, किस चीज में प्रायोरिटी, फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, फिर अमाइन ग्रुप, फिर कार्बोक्सिल ग्रुप, एल्डिहाइड, उसके बाद फिर आपका CH2OH, यानी इसमें मिथाइल भी है और हाइड्रोक्सिल भी, दोनों। फिर उसके बाद मिथाइल, और सबसे लास्ट में हाइड्रोजन। ये इस आधार पर है कि कायरल कार्बन एटम जो है वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड है। कायरल सेंटर इज अटैच्ड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स। तो ये चारों डिफरेंट ग्रुप जो है, इसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हम किसको देंगे नोमेनक्लेचर करने जब जाएंगे, तो नाम रखने जाएंगे तो इस मॉलिक्यूल का, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है, सेम ही फॉर्मूला का अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन है, तो दोनों का नाम भी अलग अलग होना चाहिए, जब काम अलग अलग है तो हम पहला प्रायोरिटी इस आधार पर, ये इसके आधार पर देंगे। कैसे, देखिए biochemists must name and represent the structure of each biomolecule so that its stereochemistry is unambiguous। unambiguous मतलब पूरे दुनिया में एक ही तरह का हो, ऐसा नहीं कि हम कुछ और नाम दे, दूसरा देश वाला कुछ और नाम दे, एक साइंटिफिक कम्युनिटी कुछ और, दूसरा साइड, तो हम लोग साथ में काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए दिक्कत हो जाएगा। एक नाम होना चाहिए। फॉर कंपाउंड्स विथ मोर देन वन कायरल सेंटर, the most useful system of nomenclature is the RS system. In this system, each group attached to a chiral carbon is assigned a priority, and these priorities and the priorities of some common substitutes are in this way। यानी एक से ज्यादा कायरल सेंटर है तो इस प्रायोरिटी में हम उसका रखेंगे, एंड देन वी नेम इट। फॉर नेमिंग इन द RS सिस्टम, RS मतलब होता है, ये लैटिन से डिराइव किया हुआ है, ठीक है। RS मतलब होता है रेक्टस, और S मतलब होता है सिनिस्टर। रेक्टस का मतलब होता है राइट, सिनिस्टर का मतलब होता है लेफ्ट, लैटिन भाषा का शब्द है। फॉर नेमिंग आपको कहीं भी संस्कृत भाषा का, हिंदी भाषा का नहीं मिलेगा शब्द, इस सब में क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे साइंटिस्ट कोई थे ही नहीं।
जो नाम रखें ये सब वो लोग अपने अपने वाले अपना अपना लैंग्वेज में नाम रखे हैं, तो उसको हम लोग फॉलो करते हैं। कहीं ग्रीक पढ़ते हैं, कहीं लैटिन पढ़ते हैं, कहीं रोमन, कहीं कुछ है ना। तो यही बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बायोकेमिस्ट्री के फील्ड में इंडियंस ने नहीं काम नहीं काम किया है, कम काम किया है, लेकिन कुछ एक वर्क है। कोई बता सकता है एनी फेमस इंडियन बायोकेमिस्ट नेम जिसको बहुत ही ज्यादा पायनियर वर्क था? दो बहुत फेमस नाम है। नोबल रामाचंद्रन का नाम सुने हो? Yes, sir. Ramachandran plot. Yes, sir. Ramachandran plot. Yes. Yes, sir. आपको वही जान के आश्चर्य और होगा कि डीएनए का स्ट्रक्चर आने से पहले ये रामाचंद्रन भाई साहब तमिलनाडु भाई साहब क्या बहुत बड़े हैं और चले भी गए दुनिया से। ये तमिलनाडु के तट पर, समुद्र के तट पर सैर करते थे और सोचते रहते थे। वहां पर मछुआरों को देखा नारियल का रस्सी बनाते हुए। और नारियल का रस्सी जब मछुआरा और हमेशा देखते थे, लेकिन एक बार जब गौर से देख रहे थे कि नारियल का रस्सी कैसे बन रहा है, वहीं से उनको सॉल्यूशन आ गया और कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स का स्ट्रक्चर उसने एलुसिडेट किया रामाचंद्रन ने, और ही गेव द फेमस रामाचंद्रन प्लॉट। हम आगे पढ़ाएंगे आपको वो डिटेल में। तो ये थे रामाचंद्रन। उसके बाद डीएनए का मॉडल आया डबल हेलिक्स। ट्रिपल हेलिक्स पहले ही इन्होंने डिस्क्राइब कर दिया था कि ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो असली अगर माना जाए तो डीएनए का भी डबल हेलिक्स का आइडिया जो है यहीं से आया कि जब ट्रिपल हेलिक्स है तो डबल हेलिक्स भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है। तो सिंगल आरएनए था, डबल डीएनए था, ट्रिपल कुछ कुछ प्रोटीन है। इम्यूनोलॉजी पढ़ा रहे होंगे तो आपको याद होगा C1Q जो मॉलिक्यूल है, 3 पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, टोटल 18 पॉलीपेप्टाइड चेन है। 3 पॉलीपेप्टाइड चेन जो है दे आर इन द स्ट्रक्चर सिमिलर टू कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स। कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स का दूसरा साइंटिस्ट का नाम बताइए जो इंडियन थे सब। 1 सेकेंड, आई एम नॉट श्योर रामाचंद्रन को क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। रामाचंद्रन प्राइज। In 1942, Ramachandran joined the master's program in electrical engineering. Electrical engineer था, and the Indian Institute of Science at Bangalore, सीवी रमन के साथ काम किया बेंगलोर में। जन्म 1930 में नोबेल प्राइज सीवी रमन को मिला था। रामाचंद्रन ये वाटसन एंड क्रिक से भी बड़ा साइंटिस्ट था, लेकिन चूंकि साइंटिफिक वर्ल्ड थोड़ा बायस्ड होता है इसको इग्नोर कर दिया गया। क्या क्या प्राइज मिला है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जवाहरलाल नेहरू, पनास वर्ल्ड, नहीं कुछ खास रिकॉग्निशन मिला, लेकिन early and educational research work. After completing his PhD, he returned to the Indian Institute of Science, Bangalore in 1949 as an assistant professor of physics. 1952, he moved to Madras University as professor and head of the Department of Physics, where he continued his work on the crystal physics. His interest, however, shifted to the structure of biological macromolecules using X-ray diffraction. Ramachandran with the Gopinath Kartha proposed and published the triple helical structure of collagen इन 1954 में पब्लिश हुआ नेचर में, लेकिन ये पहले ही निकाल दिया था। नेचर पब्लिश किया बाद में। नेचर ड्राइंग द वर्ल्ड वाइड साइंटिफिक अटेंशन टू द मद्रास। और कोई प्राइज बीटा टर्न अल्फा ये सब सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज इन 1971। इग्नोर्ड साइंटिस्ट था लेकिन बड़ा साइंटिस्ट था। नोबल आप और
ये स्क्रीन दिख रहा है क्या आपको? कौन सा स्क्रीन दिख रहा है? सर रामाचंद्रन जो थे वो गोपीनाथ करथा के साथ वर्क किए थे हाँ आउट द हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन। हाँ हाँ गोपीनाथ सर गोविंद खुराना भी तो है, जेनेटिक कोड दी। हाँ, जो सेकेंड नाम जो हम बोल रहे थे हरगोविंद खुराना, हरगोविंद खुराना, yes. जो जेनेटिक कोड को डेसिफर किया था। फॉर हिज Yes, कंट्रीब्यूशन रामाचंद्रन वाज अवार्डेड सेवरल एक्colades इंक्लूडिंग शांति स्वरूप भटनागर। अभी तो इंडिया का इंटरनेशनल, ये भी बहुत बड़ा प्राइज है, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड इंडिया का है, साइंस में दिया जाता है। एंड द फेलोशिप ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन एंड award prize by the International Union of Crystallography in 1999. He later went to establish molecular biophysics in Indian Institute Science 9 नहीं मिला इसको नोबेल प्राइज। ये नोबेल प्राइज का फेल्योर है सर इतना। सीवी रमन भी तो इंडियन ही थे, हाँ, सीवी रमन को भी नोबेल प्राइज, को लेकिन जिनको नोबेल प्राइज मिला है। तो फिजिसिस्ट। हर गोविंद खुराना को भी नोबेल प्राइज मिला है। हाँ तो बट वो बायोकेमिस्ट्री हाँ, थोड़ी सीवी थे, रमन को, बायोकेमिस्ट्री। हाँ बायोकेमिस्ट्री से नहीं थे। सीवी रमन को मिला है Scattering of light, sir. फिजिक्स में ना। Scattering of light. Scattering of light, sir. हाँ इसके यस सर। physics, और ठीक है। तो रमन काफी वर्ल्ड में इनका काफी नाम है, दूसरे साइंटिस्ट लोग भी अभी इनको काफी रिकॉग्नाइज, और इनका एक रमन लिमिट है, एक इंटरनेशनल लिमिट है, जो उसमें बताया गया कि अगर एक स्टार का मास सन के मास से अगर इतना गुना ज्यादा होगा तभी उसमें सुपरनोवा हो सकता है, वो रमन लिमिट है, इसी का दिया हो। वो सीवी रमन थे फिजिक्स के। और हरगोविंद खुराना जो थे वो थे आपके बायोकेमिस्ट, वो भी। एंड ही केम फॉर द इंटरव्यू ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन एम्स डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री। उसमें एम्स का बायोकेमिस्ट्री का हेड थे जीपी तलवार, वो भी बड़ा साइंटिस्ट है लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ आदमी है हम। तो उन्होंने उसको डिस्क्वालीफाई कर, रिजेक्ट कर दिया था। ओके, तो ही वेंट देन पोस्ट डॉक्टरल वर्क के लिए फिर बाहर चला गया, और उसके बाद पढ़ना उन लोगों का स्टोरी कभी। जीपी तलवार आज भी शायद अभी भी जिंदा ही है, मरे नहीं। भीष्म पितामह है वो एम्स का बायोकेमिस्ट्री का, रिटायर होकर अभी 90-95 साल का हूँ, अगर जिंदा होगा, क्योंकि हम जिस समय निकले उस समय तक तो थे, हम लोग मिलने जाते थे, पैर छू के प्रणाम करते थे उसका। एक मतलब जिसको वो हाथ रख दिया जिस स्टूडेंट के सर पर, समझ लो वो बन गया आदमी, ऐसा होता था। हम लोग का हम बायोकेमिस्ट्री का स्टूडेंट थे, और हमारा हेड भी पैर छू कर प्रणाम करता था उसको, जीपी तलवार को, ऐसा बड़ा, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ आदमी था वो। एनीवे, थोड़ा सा नेचर वाइज। एनीवे चलो, तो ये सब लोग नेग्लेक्टेड थे, नेग्लेक्ट किया यहाँ का सोसाइटी, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू नहीं है ना कुछ साइंस का, है ना। कल ही एक स्टूडेंट कह रहा था सर, आर्ट्स स्टूडेंट भी, क्या बोल रहा था, साइंस का वैल्यू कम है। एक स्टूडेंट कह रहा था आर्ट्स का, किसने बोला था, मैंने उससे, सर हाँ तारकनाथ हाँ सर। हाँ हाँ, तारक बाबू। क्योंकि एक देखो, नेहा ने एक ऐसा पोस्ट किया जो साइंस के स्टूडेंट को नहीं करना चाहिए, अगर आप साइंस के हो। तो अफवाह है, और ये इस तरह का अफवाह जो है, इट इज ए क्राइम एक तरह से, कि जिस समय, क्योंकि आपसे लोग उम्मीद रखते हैं, आप कुछ बोलोगे तो आपके हाँ, अरे भैया स्किंधा दीपा ये सब एमएससी कर रही है, मास्टर स्टूडेंट है भैया, जो बोलेगा इसके बात में दम होगा। आपके अगल बगल आपका प्रभाव होगा। अब आप कहोगे कि 5G रेडिएशन से कोरोना आ गया भैया, तो पागल हो क्या तुम लोग। और इस तरह की अफवाह फैलाना, तो ये सब कौन करते हैं, जो उसको साइंस अच्छे से नहीं पता, या आधा अधूरा ज्ञान। एक तो वहीं पर जो इस तरह का बात करे उसको रोको। तो आप लोग का कर्तव्य बनता है, और अपना फर्ज नहीं निभाओगे तो साइंस के प्रति क्या करोगे, गद्दारी कर रहे हो।
पढ़ करके उसके हक नहीं अदा कर रहे हो लोगों को, तो ये अपना अपना है। तो फिर साइंस भी साथ नहीं देगा आपको। जब कोर्स खत्म हो जाएगा तो कोर्स छूट गया, रिजल्ट आ गया, बस उतने तक साथ था साइंस का, साइंस उधर हम इधर। तो इसीलिए मैंने करेक्ट करने की कोशिश की थी, समझ लो। तो ऐसा नहीं कि आर्ट्स का इम्पोर्टेंस नहीं है, आर्ट्स का भी इम्पोर्टेंस है, सबका अपना अपना इम्पोर्टेंस है ना। हर फील्ड का अपना अपना ब्यूटी है। लेकिन अभी क्या चीज की जरूरत है? अभी जरूरत है साइंस को प्रोग्रेस करने का। साइंस भी बहुत ज्यादा प्रोग्रेस होना चाहिए। अगर साइंस, देखो आज नतीजा भुगत रहा है आदमी सब, नहीं प्रोग्रेस किया, ये बाकी सब लर्न कर लिया, ये नहीं सीखा। चलो आगे बढ़ते हैं। रिकॉर्डिंग ऑन है या नहीं ऑन है? अरे हम रिकॉर्डिंग यस सर ऑन। फॉर कौन है सर? For naming in the RS system, the chiral atoms is viewed with the group of lowest priority. तो आप ऐसे देखोगे कि सबसे पहले लिस्ट प्रायोरिटी किसका है, इस फॉर्मूला के आधार पर लिस्ट प्रायोरिटी किसका है? तो लिस्ट प्रायोरिटी हाइड्रोजन का हुआ। अब ऐसे कार्बन एटम को देखो, अब इसको कंसीडर करो आप लिस्ट प्रायोरिटी। ग्लिसरॉल्डिहाइड को जो आप कंसीडर कीजिए, और ये वाला आप लगा के देखिए कि इसमें आप प्रायोरिटी किसको किस आधार पर देंगे। सबसे कम प्रायोरिटी एक नंबर दे दिए हाइड्रोजन को, लिस्ट प्रायोरिटी 1 नंबर। अब 1 का मतलब ये नहीं हाईएस्ट प्रायोरिटी, यहाँ पर समझ लो 1 दिए, इसको नंबर दे दिए 1 लिस्ट प्रायोरिटी का हाइड्रोजन। इससे ऊपर आ गया कौन आपका CH2OH, सेकेंड विल बी दिस ग्रुप, है ना। इससे ऊपर CH2 है, CH3 तो है नहीं इसमें, तो ये हो गया 2, और OH इससे भी पहले है, तो ये हो गया आपका थर्ड प्रायोरिटी। और क्या है? OCH3, ठीक है। OCH3 कहाँ है इसमें? है इसमें? नहीं है, सॉरी। CHO एल्डिहाइड जो है पहले है, उसके बाद OH हो गया, तो ये हो गया आपका 1, दिस वन इज 2 एल्डिहाइड 3 एंड OH4। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसका 4 वाले का, फिर 3 2 1, 1 का लिस्ट प्रायोरिटी है। तो अब आप लिस्ट प्रायोरिटी वाले को पहले पकड़ोगे, देखोगे, यही कह रहा है। आपने प्रायोरिटी बना लिया, अब लिस्ट प्रायोरिटी वाले को आप देखो पहले। The chiral atoms is viewed with the group of lowest priority pointing away from the viewer. अब लिस्ट प्रायोरिटी वाले को आप समझिए कि इट इज पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द व्यूअर, ठीक है। तो पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द व्यूअर मतलब ये हो गया, ये प्लेन है अगर, तो हाइड्रोजन जो है नीचे हो गया, प्लेन से नीचे की तरफ। हालांकि यहाँ पर बोल्ड जो है, इससे ये है कि इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन ऊपर है, लेकिन अभी हम क्योंकि दूसरा स्ट्रक्चर कहाँ मिलेगा तो हम उसमें समझाएंगे। एल्डिहाइड का दूसरा स्ट्रक्चर, क्योंकि ये L वाला है, D वाला रहता ना, क्योंकि ग्लिसरॉल्डिहाइड जो आपके बॉडी में होता है वो D फॉर्मेट होता है। नहीं तो आप समझ लो कि ये यहाँ पर तो बोल्ड है, तो ये ऊपर है, लेकिन आप कुछ देर के लिए आप इसको समझ लो कि ये नीचे है हाइड्रोजन। इफ द प्रायोरिटी ऑफ द अदर ग्रुप्स पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द व्यूअर, लिस्ट प्रायोरिटी वाला पॉइंटिंग अवे है, तो ये दूर जा रहा है, नीचे है। इफ द प्रायोरिटी ऑफ द अदर 3 ग्रुप्स 1 2 3 1 2 3 अदर 3 ग्रुप्स, तो ये तीनों ग्रुप डिक्रीजेस इन क्लॉकवाइज ऑर्डर, द कॉन्फ़िगरेशन इज R। अब डिक्रीजेस इन क्लॉकवाइज ऑर्डर, देखिए घड़ी कैसे चलती है, घड़ी कैसे चलती है, इधर से इधर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज चलती है। तो अब देखिए इसका प्रायोरिटी कैसे डिक्रीज हो रहा है। आपने हाइड्रोजन को दिया कौन सा नंबर? इफ द प्रायोरिटी ऑफ अदर 3 ग्रुप्स डिक्रीजेस इन क्लॉकवाइज ऑर्डर, अदर 3 ग्रुप्स का, तो ये हो गया 1, दिस वन इज 2,
3 सर OH को 1 नंबर दिया जाएगा ना, जिसका ज्यादा रहता है उसको 1 नंबर पे रखा जाता है। एक सेकेंड, ठीक है, वैसे ही अरेंज कर लो। लेकिन आपको देखना है पहले उसको, लिस्ट प्रायोरिटी वाले को पहले पकड़ना है, रेफरेंस उसका लेना है। तो पहले यहां पर एनोटेट करने का है, एनोटेट, सॉरी, 1, ये हो गया 1। या इसको आप 4 कह दो, 1, लिस्ट 4, प्रायोरिटी। ठीक है, आप ही के हिसाब से चलते हैं, लिस्ट प्रायोरिटी। उसके ऊपर हो गया ये 3, 3, लिस्ट प्रायोरिटी वाइज। हाइड्रोजन से ऊपर ये हो गया नीचे। अब देखिए 4, 3, उसके ऊपर 2, सॉरी, ये हो गया 1, अब देखो क्या कह रहा है, द कायरल एटम इज व्यूड, मतलब इसका नाम जब आप देंगे, फॉर नेमिंग, फॉर नेमिंग द RS सिस्टम, RS सिस्टम का नाम देने के दौरान हम क्या, किस किस नियम का ध्यान, ये नियम है बनाया उन्होंने, ये नियम बनाया कि आप प्रायोरिटी वाइज आप लगा दिए 1 2 3 4। द कायरल एटम इज व्यूड विद द ग्रुप ऑफ लोएस्ट प्रायोरिटी, पहले लोएस्ट प्रायोरिटी वाले को पकड़िए। ये सब अलग अलग हो गया क्या इसका नंबरिंग, वो 1 2 3 4, हाँ। अच्छा आप समझ गए ना 1 2 3 कौन है, या इसको करेक्ट करूं फिर? सर एस वाले में तो नंबरिंग किया हुआ है, किसमें? एस ग्लिसरॉल्डिहाइड में, इसमें ऊपर वाले, नीचे ये में सर। नो सर, नीचे सेकंड वाले में, यस सर, वही वाले में। हाँ ये नंबरिंग किया हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो नंबरिंग है, अच्छा 1 2 3 4, ठीक है, हाँ सही बोला, ओके, हम इधर ध्यान ही नहीं दिए, मेरा इसी पर फोकस था, ओके। लेकिन अब देखिए OH, CHO है, फिर एक OH यहाँ है, और आपका ये जो सर्कल है ये कायरल कार्बन है, इसको छुपा दिया, यहाँ C नहीं लिखा। अब 1 2 3 4, 1 हो गया फर्स्ट प्रायोरिटी OH, 2 हो गया हाइड्रोजन, और ये 3, और चौथा लास्ट में हाइड्रोजन। अब लिस्ट प्रायोरिटी वाले को देखिए, 4 इन द फॉलोइंग डायग्राम, पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द व्यूअर, दिस इज पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द व्यूअर, नीचे की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ। If the priority of the other 3 groups 1 2 3 1 2 and 3 decreases in clockwise order, अब क्या हो रहा है, प्रायोरिटी डिक्रीज कर रहा है क्लॉकवाइज ऑर्डर में, क्लॉकवाइज ऑर्डर में डिक्रीज कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि क्लॉकवाइज ऐसे होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज में डिक्रीज हो रहा है ना। 1 2 and 3 प्रायोरिटी जो है एंटी क्लॉकवाइज डिक्रीज हो रहा है ना इसका, इसीलिए इसका नाम दिया गया सिनिस्टर ग्लिसरॉल्डिहाइड। डिक्रीजेस इन क्लॉकवाइज ऑर्डर, देन द कॉन्फ़िगरेशन इज R, अगर यही OH इधर रहता है, इस साइड रहता अगर, तो हो जाता ना 1 2 and 3 क्लॉकवाइज हो जाता है, यानी R में राइट है एंड क्लॉकवाइज। इफ काउंटर क्लॉकवाइज द कॉन्फ़िगरेशन इज S, ठीक है, ये काउंटर क्लॉकवाइज है। In this way, each chiral carbon is designated R or S,
and the inclusion of these designations in the name of the compound provides an unambiguous description of the stereochemistry at each chiral center. अब ये वाला मॉलिक्यूल एंड ये वाला बोथ आर डिफरेंट, लेकिन ये 3L ग्लिसरॉल्डिहाइड, यहाँ पर भी R के टर्म में इसको लिखना चाहिए था। सर वो R ही होगा, R ग्लिसरॉल्डिहाइड। यस सर, एल गलती से R ही होगा क्योंकि मिसप्रिंट है। इसमें जो है आपका क्लॉकवाइज डिक्रीज हो रहा है ना, इसमें क्लॉकवाइज हो रहा है, OH इधर है और ये H जो है पीछे की तरफ है, तो ये हो गया CH H एंड CH2OH। ये समझ में आया आपको? क्योंकि 3 डायमेंशनल है और हम लोग 2 डायमेंशनल में देख रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा दिमाग पर जोर डालो। समझ में आया ये बात? ये कहोगे तो फिर से एक तो ये फॉर्मूला है, इसका प्रायोरिटी आधार पर ये बना लिए और उसको हम उसके आधार पर नंबरिंग कर दिए और फिर देखें कि क्लॉकवाइज डिक्रीज हो रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज डिक्रीज हो रहा है। अगर क्लॉकवाइज डिक्रीज हो रहा है तो R नाम है, ओके, और एंटी क्लॉकवाइज है तो S लगा दिए प्रीफिक्स में। आगे बढ़े। ये नंबर 1 2 3 4 कैसे जाएगा? नो हाँ, इरेजर। अब जी देखिए, ये यहाँ भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हम कल के क्लास में शुरू में बताया था। कन्फर्मेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन दोनों अलग अलग चीज है। कोई बता सकता है? कुछ आइडिया है आप लोगों को क्या है ये? कन्फर्मेशन मतलब क्या और कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या? कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस यानी सर स्ट्रक्चरल चेंजेस। कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस भी स्ट्रक्चरल चेंज है। देख लो कॉन्फ़िगरेशन अभी तक हम कन्फॉर्मर में फ्री रोटेशन होता है अराउंड सिंगल बॉन्ड। यस, कौन जवाब दिया? नाम बताइए। साक्षी। साक्षी। वेरी गुड वेरी गुड, आपने पकड़ लिया पॉइंट। अब देखिए ये जो हम पढ़ रहे थे RSLD स्टीरियो आइसोमर्स, ये सब कॉन्फ़िगरेशनल डिफरेंस है। इसमें कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंस है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन मतलब हर एटम का पोजीशन स्पेस में इन रिस्पेक्ट टू द कायरल सेंटर, उसका क्या पोजीशन है, दैट इज द कॉन्फ़िगरेशन। एंड दिस कॉन्फ़िगरेशन इज फिक्स्ड, बट द सेम कॉन्फ़िगरेशन compound can exist in different forms again। एक कॉन्फ़िगरेशन हो तो वो भी डिफरेंट स्ट्रक्चर उसका तब भी होता है। कहोगे इसमें भी अंदर में भी डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, एक स्ट्रक्चर अलग है उसके अंदर भी डिफरेंट स्ट्रक्चर, कैसे? अब आप देखिए कैसे। प्रोटीन जो है मैक्रोमोलिक्यूल है और आप लोग पढ़ रहे हो इनएक्टिव स्टेट में रहता है प्रोटीन, फिर कुछ कैटालाइटिक क्लीवेज हो गया तो एक्टिव स्टेट में आ गया, ओके। कन्फर्मेशन का मतलब यह हुआ कि हो सकता है आपका अमाइनो एसिड नंबर 10 is buried in the hydrophobic core of the protein, and after the proteolytic cleavage that group which is buried in the hydrophobic core is exposed on the surface। जैसे कोई गिफ्ट रैप हो, एक हल्का सा धागा टूटा और सब अपने आप खुल करके बिखर गया, बाकी बॉन्ड भी, ओके। तो कन्फर्मेशनल चेंज जब बात कहेंगे तो उसमें कोई भी बॉन्ड का ब्रेकेज नहीं होगा। फ्रीली एक कॉन्फ़िगरेशन वाला कंपाउंड जो है फ्रीली दूसरे कन्फर्मेशन फिर तीसरे कन्फर्मेशन में अदला बदली कर सकता है। अब इसको छोटे मॉलिक्यूल में हम आपको समझाएंगे पहले, जैसे अभी तुरंत साक्षी ने बोला जो कि सिंगल बॉन्ड के अलोंग देयर इज फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। कन्फर्मेशनल चेंज आप मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर पर आप समझ लीजिए कि चेंज बहुत तरह से वो फोल्ड हो सकता है प्रोटीन, तो वो कहलाएगा डिफरेंट उसका कन्फर्मेशन। एंड कॉन्फ़िगरेशन जो है
थर्ड टर्सरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये सब उसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। एक अब जैसे एल को डी में बदलना है, अगर कंपाउंड को एल से डी में बदलने के लिए एनर्जी लगेगा, ब्रेक बॉन्ड करना पड़ेगा, एंजाइम लगेगा। ओके, लेकिन एल जो है कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट कन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल हम इथेन का एग्जाम्पल लेकर के बताएंगे कि एक इथेन मॉलिक्यूल कितने अलग तरह के कन्फॉर्मेशन में हो सकता है। ठीक है, तो इथेन में क्या है आपका, कायरल सेंटर है कायरल सेंटर नहीं है। कायरल सेंटर है इथेन में, CH3 नो सर। नहीं है ना, तो कायरल सेंटर नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड है। तो उस सिंगल बॉन्ड के अलोंग देयर इज ए टोटल फ्रीडम ऑफ रोटेशन। मैंने 1 सेकेंड, ये दिख रहा है स्क्रीन आपको? ये यस सर। पहले वाला तो नहीं, अभी डिफरेंट है ना? हाँ, चलो ये वाला आप देखो स्ट्रक्चर। ये क्लियर दिख रहा है आपको यहाँ पर? यस सर। यस सर। The ethane molecule can exist in 2 types of conformation, और बीच में इंटरमीडिएट भी। एक को बोलते हैं eclipsed and the second one is staggered। अब अंतर क्या है देखिए, eclipsed मतलब हुआ 2 कार्बन है इसमें इथेन में, तो आप समझ लीजिए इसको, आप अब कैसे हाथ दूंगा, ये देखो समझ लो कि ये दिस इज 1 कार्बन एटम फेसिंग यू, और इसके नीचे, ठीक है, इसके नीचे छुपा हुआ है दूसरा कार्बन एटम। ठीक है, अब ये कार्बन एटम जो है 3 हाइड्रोजन से है, एंड उसके नीचे जो कार्बन जो जस्ट इसके नीचे है, हम क्योंकि ऊपर से देख रहे हैं उसको तो वो दिख नहीं रहा है, नीचे छुपा हुआ है, तो उसमें भी हाइड्रोजन है। अब ये हाइड्रोजन जो है इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन, CH बॉन्ड्स ऑन फ्रंट कार्बन, एक्लिप्स CH बॉन्ड्स ऑन बैक कार्बन, ये दोनों एक्लिप्स। यहाँ थोड़ा सा अंतर इसलिए दिखाया है क्योंकि आपको ये नजर आए कि हाँ नीचे भी एक हाइड्रोजन है, ये एक्लिप्स किया हुआ है, दोनों एक दूसरे के ऊपर। ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के ऊपर है, ये हाइड्रोजन इसके ऊपर है, ये ठीक इसके ऊपर है, ये कार्बन ठीक इसके ऊपर है। ठीक है, तो ऊपर से देखेंगे तो सिर्फ लग रहा है कि यहाँ एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है, लेकिन उसके नीचे एक और CH3 ग्रुप है। So this is eclipse type of conformation। अब क्या है, एनर्जी रिक्वायरमेंट इस eclipse टाइप ऑफ कंफर्मेशन में ज्यादा लगता है। दूसरा है एक रिलैक्स टाइप का, स्टेगर्ड। ठीक है, ये ज्यादा स्टेबल होता है। स्टेबल में देखिए एक कार्बन है ऊपर, हाइड्रोजन जो है ऐसे 3 कोना है, और फिर इसका ये बीच में है, यानी स्टैगर्ड है। CH bonds on front carbon are maximally separated from CH bonds on the back carbon। ये मैक्सिमली जितना एक दूसरे से हाइड्रोजन अलग हो सकता है, क्योंकि दोनों प्रोटॉन है, दोनों सेम, दोनों दूसरे से जितना अलग है मैक्सिमली अलग, वो हो गया आपका स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो ये कहलाया आपका कन्फर्मेशन। सेम CH इथेन मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट इन दिस फॉर्म एंड दिस फॉर्म। तो आप कहोगे कि किस में होता है फिर? इथेन अगर है हमारे एक ट्यूब में, हम एक टेस्ट ट्यूब लिए, मान लिया एक सिलेंडर है, उसमें इथेन गैस बंद है, तो हम क्या कहेंगे, उसमें एक्लिप्स टाइप का कन्फर्मेशन है कि स्टैगर्ड है? ना, क्योंकि उसमें क्या होता है एक्चुअली, इसके और इसके बीच में इंटर कन्वर्जन चलता रहता है, आदान प्रदान। स्टैगर्ड एक्लिप्स बन जाएगा, फिर एक्लिप्स से स्टैगर्ड हो जाएगा, स्टैगर्ड एक्लिप्स हो जाएगा। दोनों के बीच जैसे एक पेंडुलम होता है, आप पेंडुलम को थोड़ी दूर ले जाके छोड़ दो तो वो हिलते रहेगा, इधर गया फिर उधर गया, इधर गया उधर गया, हिलते रहेगा, पेंडुलम मूवमेंट। तो इसी तरह ये पेंडुलम जैसा इसके और इसके बीच में, ये लो एनर्जी स्टेट है, दिस इज हाई एनर्जी स्टेट, दोनों के बीच में
झूलते रहता है। किसी एक को प्यूरिफाइड करके अलग निकालना इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि सेम इथेन विल एक्वायर दिस कंफर्मेशन। ओके, दोनों के बीच, और ये ज्यादा टाइम तक रहता है और ये बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है, क्योंकि इसमें एनर्जी ये स्टेबल है। ओके, तो ये तो हो गया। ये समझ में आया आपको, इक्लिप्स्ड कंफर्मेशन एंड स्टैगर्ड कंफर्मेशन? नहीं समझ Yes, में आया sir. तो हाँ? जैसे समझ लो कि दो पंखा है, दोनों पंखा का तीनों पंखी इसके ऊपर मैच किया हुआ है, नहीं दिख रहा है, ये एक दूसरे के ऊपर है, ठीक है? तो वो वाला जो स्थिति है दैट इज एनर्जी डिमांडिंग स्टेट, एंड दिस वन मैक्सिमल डिस्टेंस है, दोनों पंखा का सब पंखी एक दूसरे से अलग अलग है, सुपर इम्पोज, तो वो हो गया आपका लेस एनर्जी डिमांडिंग स्टेट, मोर स्टेबल। अब देखिए इसी में अब बीच में और भी ट्रांजिशन स्टेट होगा, क्योंकि यहां पर एनर्जी कितना आ गया, स्टैगर्ड 60 डिग्री, एक्लिप्स्ड था तो एंगल जो था, रोटेशन एंगल जो 0 डिग्री एक दूसरे के ऊपर है, ये रेड वाले पर गौर करना, एक दूसरे के ऊपर है, 0 डिग्री एंगल है, इसे दिखाने के लिए थोड़ा सा अलग रखा है। 60 डिग्री रोटेट किया, स्टैगर्ड है। ओके, फिर 120 डिग्री रोटेट हुआ तो फिर से ये एक्लिप्स्ड हो गया, ये बराबर हो गया, फिर 120 स्टैगर्ड, 240 एक्लिप्स, 300 स्टैगर, 360, फिर वापस में 0 डिग्री वाला स्टेट। तो ये ट्रांजिशन चलते रहता है, पंखा जैसा घूम रहा है 60 डिग्री 120, लेकिन बेसिकली ये दो टाइप का हो गया, एक्लिप्स और स्टैगर्ड। ये इथेन का कंफर्मेशन है। तो इथेन का अब आप कंफर्मेशन समझ गए, तो अब आप यह सोचिए कि अमाइनो एसिड्स के अंदर, प्रोटीन के अंदर कितने सारे अमाइनो एसिड्स है, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स। उस सब अमाइनो एसिड्स में एक तो कायरल सेंटर है, चलिए बात मान लिए, उस कायरल सेंटर के आधार पर प्रोटीन के अंदर एल टाइप का अमाइनो एसिड है, एल टाइप का आइसोमर है। लेकिन कायरल सेंटर के अलावा there are other non-chiral center also present, non-chiral atoms are also present, non-chiral carbon atoms are also present। तो नॉन कायरल कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, तो उसका जो सिंगल बॉन्ड है, जैसे फंक्शनल ग्रुप में अदर कार्बन, सिर्फ कायरल कार्बन ही थोड़े, अदर कार्बन है, तो उसके अलोंग बहुत सारा अमाइनो एसिड है, इतना सारा नॉन कायरल कार्बन्स है, तो सबके अलोंग मूवमेंट हो सकता है सिंगल बॉन्ड के अलोंग। तो सोच लीजिए कि कंफर्मेशन कितनी तरह की डाइवर्सिटी जनरेट कर सकता है स्ट्रक्चर में। एक तो डाइवर्सिटी आपका हो गया मोनोमेरिक जो यूनिट्स है अमाइनो एसिड्स, उसके आइसोमर के आधार पर। तो आइसोमर्स तो एक ही टाइप का बायोलॉजिकल सिंपल में मिलता है, क्योंकि हमारा एंजाइम जो है वो एल टाइप का अमाइनो एसिड्स को मेटाबोलाइज कर सकता है, डी टाइप का अमाइनो एसिड को मेटाबोलाइज नहीं कर सकता है। तो एक ही तरह का है आइसोमर, लेकिन अब स्ट्रक्चरल वेरिएंस आना है, एक प्रोटीन बहुत सारा स्ट्रक्चर अटेन कर सकता है, तो वो सब प्रॉपर्टी आ कहां से रहा है, कन्फर्मेशनल चेंज की वजह से। कन्फर्मेशन में चेंज होने की जो एबिलिटी है वो हर कार्बन, नॉन कायरल कार्बन एटम जिससे अदर ग्रुप्स अटैच्ड हैं, ठीक है, तो अदर ग्रुप्स अटैच्ड है नॉन कार्बन से, तो जो बॉन्ड है उस